दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अगुवाई में मंत्रियों के समूह ने बैठक की। इस बैठक में जापान में क्रूज में फंसे भारतीयों को निकालने के साथ कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों पर चर्चा हुई और दावा किया गया कि सरकार जहाज में फंसे भारतीयों के साथ संपर्क में है और जरूरत पड़ने पर उनको वहां से निकाल कर लाया जाएगा। भारत दवाएं बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल चीन से ही खरीदता है। ऐसे में दवाओं की कमी ना हो, इस पर भी चर्चा की गई। बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी खुद तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वुहान से भारतीयों को सुरक्षित निकाल कर लाने वाली टीम को सम्मानित भी किया। अभी जो उसके ऊपर जो प्रोटोकॉल है वो जापान की जो गवर्नमेंट ने जो तय किया, बिकॉज उन्होंने सारे लोगों को उस पर शिप पर ही क्वारंटाइन किया हुआ है। जो भी कुछ स्ट्रैटेजिकली तय होगा तो वी आर रिसेप्टिव। हम लोग पहले भी, आप जानते हैं कि पहले भी जो है इतने सारे अपने लोगों को हम लोग वहाँ से लेकर आए हैं वापस। मुंबई के जियो गार्डन में रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से लैक्मे फैशन वीक का आयोजन किया गया। इस शो के तीसरे दिन बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट थीम पर बेकार हुई चीजों से बनाए गए कपड़ों के डिजाइन दिखाए गए। इन कपड़ों को पहनकर कई मॉडल ने रैंप वॉक किया। पुरानी चीजों से कपड़े बनाकर कई डिजाइनर्स ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इस शो में आए लोगों ने नारियल की छाल से बने कपड़ों को काफी पसंद किया। रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स के COO विपुल शाह भी इस शो में पहुंचे, इन कपड़ों की तारीफ की। I think this is one of the most needed stuff on a global basis. When you talk about environmental footprint, plastic still has the lowest environmental footprint. So managing that waste becomes very critical. As the population starts growing in the world, the usage will grow as well. So if you manage this waste, it's so good to do. गृह मंत्री अमित शाह ने माना कि दिल्ली चुनाव का सही आकलन करने में उनसे चूक हुई। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली चुनाव के नतीजों को CAA और NRC पर लोगों की राय से जोड़ना गलत है। अमित शाह ने अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा के उन बयानों को भी गलत बताया जो उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान दिए थे। इसके अलावा अमित शाह ने कहा कि वो शाहीन बाग में CAA और NRC के खिलाफ धरने पर बैठे लोगों से मिलने के लिए तैयार हैं। प्रदर्शनकारियों को उन्होंने गृह मंत्रालय से संपर्क कर उनसे मिलने का समय मांगने की भी बात कही। वहीं दिल्ली चुनाव पर अमित शाह ने माना कि जमीनी स्थिति को समझने में इस बार उनसे चूक हुई। RSS के दफ्तर और नेताओं पर आतंकी हमले के अलर्ट के बाद राजस्थान सरकार ने प्रदेश के RSS मुख्यालय पर सुरक्षा बढ़ा दी। बीजेपी ने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया और प्रदेश में RSS के सभी दफ्तरों समेत बड़े नेताओं को सुरक्षा देने की मांग की, जिसके बाद राज्य सरकार ने जयपुर में RSS मुख्यालय पर सुरक्षा कड़ी कर दी और कई जवानों को तैनात कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त सुरक्षा दस्ता तैनात किया गया है। यह QRT के कमांडो हैं, इसके अलावा जो स्थानीय थाने की पुलिस के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर सुरक्षा में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए प्रदेश के सभी RSS दफ्तरों पर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। यदि कोई दुर्घटना हुई तो इसकी जिम्मेदार राजस्थान सरकार होगी, इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि तुरंत ये सुरक्षा उपलब्ध कराएं। लेकिन कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी की मांग को खारिज करते हुए इसे पब्लिसिटी स्टंट बता दिया। लेकिन ये अपने आप को सुरक्षित रहने के लिए इस प्रकार की बात कहकर ज़्यादा से ज़्यादा लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। कोलकाता में देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो के उद्घाटन समारोह में अंडर वाटर उद्घाटन समारोह में ममता बनर्जी को नहीं बुलाए जाने पर विवाद हो गया। इससे नाराज तृणमूल कांग्रेस ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर दिया और ममता की पार्टी के जिन नेताओं को कार्यक्रम में बुलाया गया वो भी अपना अपमान बताकर इससे दूर रहे। इनविटेशन लेटर मुझे भेजे हैं, लेकिन उसमें मुझे नहीं जाना है क्योंकि मैं भी अपमानित महसूस करता हूँ। टीएमसी का आरोप है कि मुख्यमंत्री होने के बावजूद न तो ममता का निमंत्रण पत्र पर नाम छपा और न ही उन्हें बुलाया गया। हालांकि सीपीएम ने इसे टीएमसी के साथ वैसा ही सुलूक बताया जैसा करने का आरोप रेल मंत्री रहते ममता बनर्जी पर तब की लेफ्ट सरकार लगाती थी। যে অপরাধ মমতা ব্যানার্জি রেলমন্ত্রী হিসেবে করেছেন তৎকালীন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে, সেই অপরাধী আজকে দিল্লির सरकार रेल दफ्तर तारा करছে राज्य सरकार विरुद्ध। इन विवादों के बीच रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कोलकाता को ऐतिहासिक मेट्रो की सौगात दी। देश में सबसे पुरानी मेट्रो कोलकाता में दौड़ती है और अब कोलकाता मेट्रो में 4 चांद लगाने के लिए ईस्ट वेस्ट मेट्रो परियोजना के तहत एक नए रूट की शुरुआत हो रही है। हालांकि ममता को कार्यक्रम में नहीं बुलाए जाने को लेफ्ट पार्टियां सही नहीं ठहरा रही, लेकिन केंद्र सरकार के फैसले के पक्ष में बीजेपी का अपना तर्क है। क्या अधिकार है ममता बनर्जी का यहाँ, और ये कल्चर तो ममता बनर्जी ने सिखाया कि विरोधियों को कैसे अपमान किया जाता है, नहीं बुलाया जाता है।
हमारे यहाँ 18 MP हैं, 15-16 MLA हैं। कभी किसी सरकारी प्रोग्राम में उनको नहीं बुलाया जाता है, किसी सरकारी कमेटी में उनको नहीं रखा जाता है, तो कैसे उम्मीद कर सकती है उनको बुलाया जाए। मुंबई के बाद अब इंदौर में भी रोबोट के जरिए सीवर की सफाई का काम शुरू कर दिया गया। सीवर की सफाई के समय अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है और ऐसे हादसों को रोकने के लिए ही इस रोबोट को तैयार किया गया, जिसकी मदद से सीवर की सफाई की गई। रोबोट से जुड़ी एक मशीन को सफाई के लिए सीवर के अंदर उतारा गया। बताया गया कि ये रोबोट एक बार में 20 से 30 लीटर तक गीला कचरा उठा सकता है और जिस सीवर की सफाई में कम से कम 3 घंटे लगते थे, वो इस रोबोट की मदद से सिर्फ 20 मिनट में ही साफ हो जाएगा। इंदौर नगर निगम ऐसे 10 रोबोट मंगाने की योजना बना रहा है। गुजरात के दाहोद में सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक दिए जाने वाले प्लास्टिक के बदले नाश्ता फ्री देने की योजना शुरू की गई। पीएम के स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए दाहोद जिला प्रशासन प्लास्टिक फ्री मुहिम चला रहा है, जिसके तहत एक कैफे की शुरुआत की गई जहां सिंगल यूज प्लास्टिक के बदले में फ्री में नाश्ता दिया जा रहा है। बताया गया कि आधा किलो प्लास्टिक देने पर चाय या कॉफी, जबकि 1 किलो प्लास्टिक के बदले फ्री में नाश्ता दिया जाएगा, जिसमें समोसा, पकोड़ा या पोहा हो सकता है। सखी मंडल की तरफ से हमने ये आयोजन करा हुआ है, तो इसमें स्वरोजगार, महिलाओं को स्वरोजगार भी मिलती है, 2 पैसे का व्यापार हो जाता है। इस योजना के शुरू होने के बाद लोगों में और खासकर बच्चों में प्लास्टिक चुनने की होड़ मच गई, जिससे स्वच्छता अभियान में काफी मदद मिल रही है। पुणे में गहरे नाले में गिरे 2 साल के एक बच्चे की मौत हो गई, जिसे ढूंढने के लिए फायर ब्रिगेड ने करीब 9 घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हालांकि बच्चे को बचाया नहीं जा सका। इससे पहले मासूम की तलाश में फायर ब्रिगेड की एक टीम गहरे नाले में घंटों तक मशक्कत करती दिखी। 20 दमकल कर्मियों की टीम दीवार तोड़कर नाले में घुसी। नाला काफी गहरा था और तेजी से बहते गंदे पानी की वजह से फायर ब्रिगेड की मुश्किल और बढ़ गई। इस दौरान दमकल कर्मियों को नाले के पानी में फंसे कचरे को निकालने में भी काफी दिक्कत आई। ये सारा काम भी बच्चे के रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ ही चलता रहा। जब तक बचाव दल बच्चे को ढूंढ पाता, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बताया गया कि पुणे के दत्तावाड़ी इलाके में नाले के पास बसी झुग्गियों में ही बच्चे का परिवार रहता है, जहां एक दिन पहले खेलते वक्त वो नाले में गिर गया था। काय खेळत होता, खेळताच तिथं बाजूने संरक्षित भिंती नाहीयेत, त्या जाळ्या पण नाहीयेत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आतंकी भेष बदलकर हमला कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक गोरखनाथ मंदिर में आतंकी पत्रकार बनकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला कर सकते हैं। सीएम योगी पर आतंकी हमले का अलर्ट मिलने के बाद गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसके अलावा मंदिर में आने जाने वाले पत्रकारों की अब जांच की जाएगी और उन पत्रकारों को ही अंदर जाने की इजाजत होगी जिनके पास पुलिस से जारी हुआ पहचान पत्र होगा। कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने पीएम नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद बयान दे दिया और उनकी तुलना नाथूराम गोडसे से कर दी। प्रधानमंत्री जी ने मत्था टेका था जब दूसरी बार 2019 में आए थे, तो संविधान के ऊपर मत्था टेका था। और 2014 में जब पार्लियामेंट में पहली बार आए थे, तो उन्होंने पार्लियामेंट के जो सीढ़ी है उसके ऊपर मत्था टेका। नाथूराम गोडसे ने भी सबसे पहले गांधी जी के पहले पैर छुए थे और उसके बाद गोली मारी थी। हमला सीधा पीएम मोदी पर हुआ, जिस पर बीजेपी भड़क गई और पार्टी ने पीएल पूनिया पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। मुझको उनके ज्ञान पर तरस आता है। उनको मोदी जी और गोडसे में फर्क नहीं नजर आया। मोदी जी के कंट्रीब्यूशन को कैसे वो इग्नोर कर सकते हैं। भोपाल रेलवे स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज का स्लैब गिरने से 9 लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई गई। यह हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हुआ, जहां कई लोग अपनी ट्रेन के इंतजार में खड़े थे। तभी फुटओवर ब्रिज का स्लैब प्लेटफॉर्म पर गिर गया, जिसके नीचे कुछ लोग दब गए। वहीं थोड़ी दूर पर खड़ा एक आदमी स्लैब को गिरता देख तेजी से पीछे हट गया। इसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। स्लैब के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए प्लेटफॉर्म पर मौजूद दूसरे लोग आगे आए। कुछ लोगों ने खुद ही मिलकर स्लैब को हटाया और उसके नीचे फंसे लोगों की जान बचाई। इस हादसे की खबर मिलते ही रेलवे के बड़े अधिकारी वहां पहुंचे और अपनी निगरानी में राहत और बचाव का काम शुरू करवाया। पुलिस और राहत दल की टीम ने फुटओवर ब्रिज पर बैरिकेडिंग भी लगा दी। गिरा हुआ पोर्शन है वो तो क्लियर करा लिया है। हम लोगों ने सबसे पहले बैरिकेडिंग करवाई थी कि सो दैट किसी को और को कोई इफेक्ट ना हो, और जो इंजर्ड लोग हैं उनको इमीडिएटली वी हैव टेकन देम टू हॉस्पिटल्स। इस हादसे के बाद रेल प्रशासन ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर किसी भी ट्रेन के आने पर रोक लगा दी।
यूपी के मेरठ में हाई टेंशन तार की चपेट में आने के बाद एक ट्रक में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इसने कुछ ही देर में पूरे ट्रक को अपनी चपेट में लिया, जिसके बाद उससे आग की लपटें और धुआं उठने लगा। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। कुछ देर की कोशिश के बाद दमकल कर्मचारियों ने आग तो बुझा दी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ट्रक में रखा सामान जलकर राख हो गया। अमेरिका के लुइसियाना में एक रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। हादसे के वक्त रिफाइनरी में सैकड़ों लोग मौजूद थे जो अपने काम में जुटे थे। तभी एक तेज धमाके के साथ वहां आग लग गई, जिसने कुछ ही देर में पूरी रिफाइनरी को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें कई फीट ऊपर उठ रही थीं। देखते ही देखते वहां चारों तरफ धुआं फैल गया। ये आग काफी दूर से ही नजर आ रही थी। बताया गया कि रिफाइनरी में काम कर रहे सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। इस आग में रिफाइनरी का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक शकुंतला साहू और एक महिला आईपीएस अधिकारी के बीच तीखी बहस का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में विधायक शकुंतला साहू एक ट्रेनी आईपीएस अंकिता शर्मा को धमकी देती हुई दिखाई तो दी, वहीं आईपीएस अधिकारी भी धमकी पर पलटवार करती सुनाई पड़ी। नहीं तो आपका कितना औकात है, हम भी दिखा देंगे। औकात के बारे में बात नहीं करना मैडम। नहीं तो क्या बोला के बारे में बात नहीं करना मैडम। अगर आप औकात की बात करते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पुलवामा हमले की तरह एक बार फिर विस्फोटकों से भरी गाड़ी के जरिए सुरक्षा बल पर हमले की साजिश रची है। जानकारी के मुताबिक आतंकी एक बार फिर सुरक्षा बल के जवानों पर बड़े हमले की फिराक में है और इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जैश-ए-मोहम्मद के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम गजनवी फोर्स रखा गया है। और इस ग्रुप में जैश, लश्कर और हिज्ब के साथ कई दूसरे संगठन के आतंकी भी शामिल हैं। खबर है कि ये आतंकी कश्मीर में सुरक्षा बल पर विस्फोटकों से भरी गाड़ी से हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि सुरक्षा बल को अलर्ट करने के साथ ही कैंपों की निगरानी बढ़ा दी गई। पंजाब के लुधियाना में एक थाने में ही दो गुटों के बीच मारपीट हो गई। बताया गया कि पैसों के लेन देन पर दोनों गुटों के बीच पुराना विवाद था, जिसकी शिकायत करने वो थाने पहुंचे थे, लेकिन वहां पहुंचते ही दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। इससे पहले कि पुलिस कुछ समझ पाती, दोनों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई। हालांकि थोड़ी ही देर में पुलिस के जवानों ने दोनों गुटों को अलग कर दिया। इस बीच मारपीट कर रहे एक आदमी को पुलिस और कुछ लोग खींचते हुए थाने के अंदर ले गए। इसके बाद भी यह हंगामा शांत नहीं हुआ। पुलिस ने दोनों गुटों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया। दिल्ली के विज्ञान भवन में ड्रग तस्करी को रोकने के लिए बिम्स्टेक देशों की कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नशीले पदार्थों को लेकर सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। बिम्स्टेक में भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार शामिल हैं। 2 दिन चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस का मकसद नशीले पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए मिलकर काम करना है। हम दुनिया में से कहीं से भी भारत में मादक पदार्थों को आने भी नहीं देंगे और भारत से कहीं पर जाने भी नहीं देंगे। पूरी दुनिया में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए हम कृतनिश्चयी। एनएमआरसी यानी नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने किराए पर डिब्बे देने की योजना बनाई है। जानकारी के मुताबिक मेट्रो ट्रेन में बर्थडे मनाने या प्री वेडिंग शूट करवाने के लिए किराए पर कोच दिए जाएंगे, जिसके लिए 5,000 रुपए से 10,000 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से किराया देना होगा और 15 दिनों पहले एक फॉर्म भी भरना होगा, जो पहले आओ पहले पाओ के तहत मिल सकेगा। प्लेटफॉर्म पर खड़ी मेट्रो ट्रेन के कोच का किराया अलग होगा, जबकि चलती ट्रेन के कोच को किराए पर लेने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। एनएमआरसी के मुताबिक एक मेट्रो ट्रेन के ज्यादा से ज्यादा 4 कोच किराए पर दिए जाएंगे। हालांकि ये सुविधा केवल नोएडा सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन से डिपो स्टेशन तक ही दी जाएगी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति हटाने पर विवाद बढ़ गया। इस मुद्दे पर बीजेपी ने राज्य की कमलनाथ सरकार के साथ महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर भी निशाना साधा। 2 दिन पहले जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बिना इजाजत छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा लगाने का आरोप लगाते हुए मूर्ति को हटा दिया था, जिसके बाद लोगों ने प्रशासन पर अपमानजनक तरीके से छत्रपति शिवाजी की मूर्ति हटाने का आरोप लगाते हुए छिंदवाड़ा नागपुर हाईवे जाम कर दिया था। इसके बाद इस घटना पर सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी नेता सुरेंद्र पुनिया ने ट्वीट कर मध्य प्रदेश सरकार के साथ महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधा। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने भी छत्रपति शिवाजी की मूर्ति हटाने का विरोध करते हुए उद्धव ठाकरे सरकार पर हमला बोला।
छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा की अवहेलना, अपमान हुआ, भारतीय जनता पार्टी उसका निषेध करती है। क्या महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार को यह मंजूर है क्या? महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार में शामिल एनसीपी ने भी दबी जबान में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति हटाने का विरोध किया। किसी भी महापुरुष की कोई भी मूर्ति है उसे तोड़ा जाना उचित नहीं है, उसका समर्थन नहीं हो सकता। वहीं कांग्रेस नेता मीम अफजल ने भी इस घटना का विरोध किया और राज्य सरकार से मूर्ति गिराने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। शिवाजी की मूर्ति को किसी ने भी गिराया है, बेहद सख्ती के साथ कमलनाथ जी को उस पर एक्शन लेना चाहिए। हम उनसे ऐसी अपेक्षा करते हैं और डेफिनेटली उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देर रात मुंबई गोवा हाईवे पर एक कार हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार कार पुल से नीचे गिर गई। इस भीषण हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 लोगों की हालत अस्पताल में गंभीर बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री और बिहार के बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचकर वहां के एसपी को अपने मोबाइल फोन से जबरदस्त फटकार लगाई। गिरिराज सिंह फुलवरिया में 2 लोगों की मौत के बाद उनके परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे। मारे गए दोनों लोगों के रिश्तेदारों ने हत्या की आशंका जाहिर की, तो वहीं पुलिस इसे सड़क हादसे में मौत बता रही है। देखिए, गलती को छुपाइए मत। आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर एकदम अपराधी सर शहर करके बोल रहा है और आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी हत्या को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप केवल ईमानदार होने से नहीं होता है, केवल ईमानदार होने से नहीं होता है। क्या प्रोटेक्ट? किसी के घर से औरतों को निकाल के ले जाता है थानेदार। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान भी जमकर नारेबाजी हुई और समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक तो वेल में आ गए। उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करते हुए सदन में पोस्टर भी लहराए। संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से संविधान के महान शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्मृति। राज्यपाल ने सरकार के एजेंडे को सदन में रखा, हालांकि उनके पूरे अभिभाषण के दौरान हंगामा जारी रहा। पुष्पित एवं प्रज्वलित होती है, इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति अपनाते हुए समाज। राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष ने योगी सरकार को भी निशाने पर लिया। निश्चित रूप से जो भाषण पूरा का पूरा जो है वो झूठ का पुलिंदा है। उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। झारखंड के रामगढ़ में एक चलती कार में भीषण आग लग गई। कार में आग की यह घटना रांची पटना नेशनल हाईवे पर हुई। आग इतनी भयंकर थी कि उसकी लपटों को देखकर सड़क से गुजर रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग से निकलने वाला काला धुआं आसमान में छा गया, जिसके बाद घटना वाली जगह पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आग की वजह से काफी देर तक हाईवे पर जैम भी लगा रहा। राहत की बात यह रही कि कार का मालिक इस हादसे में बाल बाल बच गया। बताया यह भी गया कि आग लगने के बाद वो अपनी कार को वहीं पर छोड़कर भाग गया। आग की खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी गाड़ी के साथ वहां पहुंचे, जिसके बाद कार में लगी आग को बुझाया जा सका। आम आदमी पार्टी ने बताया कि उसने पिछले दिनों राष्ट्र निर्माण की जो मुहिम शुरू की थी, उससे देश भर के लोग जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से यह जानकारी दी गई। साथ ही यह दावा भी किया गया कि 24 घंटे में देश भर से 11 लाख लोग इस मुहिम से जुड़ चुके हैं और यह आंकड़ा हर घंटे के साथ बढ़ रहा है। राष्ट्र की मजबूती ही सच्चा राष्ट्रवाद है और राष्ट्र की मजबूती हम अपने काम से कर रहे हैं। ये बात 16 तारीख को और इस नतीजे से इस देश में जा रही है, आगे और बढ़ेगी। महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में उद्धव सरकार ने अपना रुख बदल लिया है। सरकार ने फैसला किया है कि उसे अब भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच एनआईए को सौंपे जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। इससे पहले जब केंद्र ने भीमा कोरेगांव और यलगार परिषद मामले की जांच एनआईए को सौंप दी थी, तो उद्धव सरकार ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद यह मामला कोर्ट भी पहुंचा, जहां इस पर सुनवाई चल रही है। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि वो कोर्ट में अपनी आपत्ति को वापस ले लेगी और सरकार के ऐसा करने के बाद एनआईए को यलगार परिषद मामले से जुड़े सभी दस्तावेज देने पड़ेंगे। असल में यलगार परिषद उस रैली का नाम था जो 31 दिसंबर 2017 को भीमा कोरेगांव युद्ध की 200वीं सालगिरह पर हुई थी। इस रैली के बाद वहां हिंसा भड़क गई थी, जिसकी जांच एनआईए कर रही है, जो एक केंद्रीय जांच एजेंसी।
गुजरात कांग्रेस के नेता और पाटीदार आरक्षण आंदोलन की अगुवाई करने वाले हार्दिक पटेल के गायब होने का दावा उनकी पत्नी ने किया है। हार्दिक पटेल की पत्नी के मुताबिक वो पिछले कई दिनों से अपने घर नहीं लौटे। हार्दिक की पत्नी ने अपने पति के घर नहीं लौटने पर राज्य सरकार पर निशाना साधा और तानाशाही का आरोप लगाया। पिछले कुछ दिनों से हार्दिक घर नहीं आए हैं। आज 20 दिन हो चुके हैं और वो घर नहीं आए। कहाँ है ऐसा कोई भी हमें जानकारी भी नहीं है, कुछ कांटेक्ट भी नहीं हो रहा है। क्यों सिर्फ हार्दिक को और हमारे परिवार को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है? क्या आप लोगों ने ये तय कर लिया है कि सिर्फ हार्दिक को ही टारगेट करो, उन्हें ही मेंटली टॉर्चर करो? सरकार से यही कहना है कि हार्दिक या फिर हमारा परिवार डरने वालों में से नहीं है। आप जितना भी डराओगे हम उतनी ही मजबूती से आगे बढ़ेंगे। ये सत्य की जीत है, जीत होने वाली है। ये सत्य की लड़ाई है और हम लड़ते आए हैं और मजबूती से ही लड़ते रहेंगे। जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर गए 25 देशों के राजनयिकों ने वहां के हालात पर खुशी जताते हुए प्रशासन की तारीफ की। विदेशी राजनयिकों का यह दल जम्मू कश्मीर ये जानने के लिए पहुंचा था कि वहां हालात कैसे हैं। और जब उनका ये दौरा खत्म हुआ तो वो काफी खुश दिखे। You could see people doing their businesses, running their businesses. I could see kids, going to schools as well. Shops open. So it's very good to see, the situation getting normalized. दिल्ली लौटने से पहले 25 देशों के राजनयिकों का ये दल जम्मू में कई कार्यक्रमों में शामिल हुआ। उन्होंने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता लूथरा से भी मुलाकात की। इसके अलावा उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू और मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम ने भी विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक में चर्चा की। इस बैठक के बाद अलग अलग समुदाय के लोग और कारोबारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी विदेशी राजनयिकों से मिला। बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, कश्मीरी पंडित, व्यापार मंडल, जो अलग अलग जो संगठन हैं उनके लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो प्रतिनिधिमंडल आया है उन लोगों को अपनी जम्मू कश्मीर, खास करके जम्मू प्रांत की जो समस्याएं हैं उस बारे में अवगत कराया जा रहा है। हालांकि पिछले 1 महीने में दूसरे विदेशी प्रतिनिधिमंडल को जम्मू कश्मीर भेजने पर कांग्रेस ने सरकार को घेर लिया। जितने डेलीगेशन फॉरेन के वहां जाएंगे उतनी दफा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपोज होती जा रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दिल्ली चुनाव में हुई पार्टी की हार पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस के वोटरों ने दूसरी पार्टी को वोट दे दिया। हमें भाजपा के खिलाफ उनके द्वारा चलाया गया जो अभियान था, नागरिकता अभियान है, हर चीज को हिंदू मुसलमान कर देते हैं, उसके खिलाफ लोगों ने नाराजगी प्रकट की है और पूरा कांग्रेस का वोट भी भाजपा को हराने में लग गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले के 1 साल पूरा होने पर जम्मू में सीआरपीएफ के जवानों ने अपने शहीद साथियों को श्रद्धांजलि दी। पिछले साल पुलवामा में 14 फरवरी को ही आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया था, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। जिस बस को बम से उड़ाया गया था वो बस 76 सीआरपीएफ बटालियन की थी और आज उसी बटालियन के जवानों ने शहीदों को अपनी नम आंखों से याद किया। इन साथियों का जाना एक अपूरणीय क्षति थी और 14 फरवरी 2019 के इस हमले में हम लोगों को जिस बात का अफसोस रहा और आज भी है, भविष्य में भी रहेगा, कि ये एक कायराना हमला था। अगर वो सामने से आकर के 2-2 हाथ कर लिए होते तो शायद अगर शहादत की इबारत भी लिखी जाती तो हमें बड़ा फक्र होता। गृह मंत्री अमित शाह ने पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं। भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए शहीद होने वाले बहादुरों और उनके परिवार वालों का भारत हमेशा कर्जदार रहेगा। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में रोल्टा कंपनी के दफ्तर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि सर्वर रूम में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यह आग लगी, जिसके बाद इसने कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया। इमारत में आग की ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। ये आग इतनी भीषण थी कि ब्रिगेड कॉल लगानी पड़ी। ब्रिगेड कॉल लगाने का मतलब होता है शहर में जितनी भी आग बुझाने वाली गाड़ियां हैं उन्हें घटना वाली जगह पर जल्द से जल्द भेजना। मुंबई में जो अंधेरी में आग लगी है लगातार फैलते जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से अब पूरी इमारत
धू कर जलने लगी है और एसी कंप्रेसर में आग गिरने लग चुकी है और आवाजें भी एसी कंप्रेसर से तेज आने लगी हैं। फायर ब्रिगेड के लोग अब इन्हें ऑपरेशन को रोक दिया है क्योंकि कंप्रेसर फटने का डर रहता है। यही वजह है कि अब पूरी इमारत में आप साफ तौर पर देखते हैं कि बड़ी बड़ी लपटें होकर पूरी इमारत आग की चपेट में आ गई है। लेवल 4 यानी कि बड़ी आग से करार दे दिया गया है। घटना के दौरान इमारत में कई धमाके हुए। जिस मंजिल पर सर्वर रूम था उसके शीशे चकनाचूर हो गए। आग बुझाने के लिए 30 गाड़ियों के अलावा 6 जंबो टैंकरों की भी मदद लेनी पड़ी। जिस तरीके से आग लगातार फैलती जा रही है, पूरी इमारत में जो लगातार आग फैलती जा रही है, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज फायर ब्रिगेड के लिए बना हुआ है कि किस तरह से कंट्रोल में किया जा सके। हम बिल्डिंग के एक पार्ट के हिस्से पर हैं, इसी तरह से आग जो है वो बिल्डिंग के सभी कोनों में और सभी जगह पर फैल चुकी है। ये आग रोल्टा कंपनी के दफ्तर में लगी जिसमें 300 से ज्यादा लोग फंस गए। हालांकि फायर ब्रिगेड ने सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की जानकारी दी। सर, ये आग कितने बजे लगी, कुछ जानकारी से कितने लोग फंसे हैं या फिर सब कुछ सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया? ऐसा फंसे कुछ भी नहीं है, लेकिन आग बढ़ी है, आग बढ़ते गई है। पूरी बिल्डिंग खाली किया है, आजू बाजू की बिल्डिंग भी खाली कर रहे हैं हम। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात सामने आई। हालांकि फायर ब्रिगेड ने अब तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। मध्य प्रदेश के बैतूल में पुलिस ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने उतरे हिंदू जागरण मंच नाम के संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं के हंगामे को रोक लिया। ये सभी कार्यकर्ता छिंदवाड़ा में शिवाजी की मूर्ति हटाए जाने से खफा थे और सीएम का पुतला जलाने की फिराक में भी थे, लेकिन जलाने से पहले वो पुतला पुलिस के हाथ लग गया। हंगामा कर रहे लोगों ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं ली थी, इसलिए उनके हंगामे को रोकने के लिए एक पुलिस वाला पुतला लेकर दौड़ पड़ा। ये देख नारेबाजी करते हुए कुछ प्रदर्शनकारियों ने भी उसके पीछे दौड़ लगा दी। कुछ देर में पुलिस वाला उस मैदान के गेट से बाहर निकल गया जहां प्रदर्शनकारी खड़े थे। हालांकि कुछ प्रदर्शनकारियों ने गेट के ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया। इस बात से हंगामा कर रहे लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने वहीं पर खड़े होकर नारेबाजी तेज कर दी। शिवाजी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पुलिस की कार्रवाई से खफा प्रदर्शनकारियों का हंगामा काफी देर तक चलता रहा। उन्होंने उसका छुड़ाने का काफी प्रयास किया, लेकिन उनके नहीं करा और पुलिस ने अपने कब्जे में लेके उसको उनका जो मंसूबे थे उनको नाकाम किया। अब राजनीतिक पार्टियों को उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के साथ ही ये भी बताना होगा कि कितने उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे लंबित हैं और ऐसे दागियों को पार्टियों ने टिकट क्यों दिया। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया, जिसे सभी दलों ने सही माना। और कांग्रेस ने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का श्रेय भी राहुल गांधी को दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय श्री राहुल गांधी की जो अपराधीकरण वाली ये राजनीति है, इसके खिलाफ जो लड़ाई थी और है, श्री राहुल गांधी का जो ये लक्ष्य है कि राजनीति को अपराध और अपराधी मुक्त बनाना है, ये उस लड़ाई की जीत है। जबकि बीजेपी राजनीति से अपराधियों को दूर रखने की अपनी कोशिशें गिनाने में जुट गई। हमारे जो पार्टी की इलेक्टोरल जो चुनाव सुधार की कमेटी बनी थी उसका मैं चेयरमैन भी था और हम लोगों ने उसमें बहुत चीजें रिकमेंड की हैं इस संबंध में। वहीं टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ की और इसी बहाने बीजेपी पर ताना भी मारा। लोगों को तो जानना चाहिए कि जिसको खिलाफ केस चल रहा है उसको क्यों टिकट दिया गया। बीजेपी के तो होगा, टीएमसी को दिक्कत नहीं होगा। दूसरी तरफ जेडीयू ने इस फैसले को वक्त की मांग बताया। संसद में भी राजनीति के अपराधीकरण को लेकर के कई बार चर्चा बनी है और कई बार कार्य समूह भी बने हैं उसको चेक करने के लिए। इसलिए सभी राजनीतिक दल उनके इस निर्णय का स्वागत करेंगे। आदेश देते समय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों के जिताऊ होने की वजह बताना काफी नहीं होगा, बल्कि साफ साफ बताना होगा कि आपराधिक मामलों में आरोपी को टिकट देने के पीछे कौन सी मजबूरी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया उसमें सभी राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड का पूरा ब्यौरा पार्टी की वेबसाइट पर बताने का निर्देश दिया गया है। साथ ही पार्टियों को यह भी बताना होगा कि जिन लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं उनको चुनाव में टिकट देने की वजह क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवार चुनने के 48 घंटे के अंदर पार्टियों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी उनके आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा सार्वजनिक करने को कहा। वहीं उम्मीदवार का ऐलान करने के 72 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को भी आपराधिक मुकदमों के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी और जो पार्टियां इन नियमों की अनदेखी करेंगी उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का केस चलाने का अधिकार चुनाव आयोग को दिया गया। जेएनयू पहुंचे कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सीएए के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जेएनयू में चल रहे प्रदर्शन में शामिल हुए, जहां उन्होंने केंद्र सरकार पर संविधान की बुनियाद को कमजोर करने का आरोप लगाया। Changing the basis of citizenship
from territory to religion. राजस्थान के अलवर में घर पर पड़ी डांट से परेशान होकर पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या करने की धमकी देने वाले लड़के को समझाकर नीचे उतार लिया गया। निर्भया केस में दोषियों को अलग अलग फांसी देने की केंद्र सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। दिल्ली के पास नोएडा में दिन दहाड़े हथियारबंद कुछ बदमाशों ने गहने की दुकान में घुसकर दुकान के मालिक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और गहने लूटकर फरार हो गए। यूपी के बरेली में थाने से महज चंद कदमों की दूरी पर छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मध्य प्रदेश में जबलपुर के एक गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए 10 से ज्यादा दमकल गाड़ियों की मदद लेनी पड़ी। सीरिया में अमेरिकी सैनिकों के काफिले पर हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में सीरिया के एक नागरिक की मौत हो गई। सैनिकों का यह काफिला एक गांव से होकर गुजर रहा था, तभी इलाके के लोगों ने उसे रोक दिया। जबकि भीड़ के बीच मौजूद एक आदमी अमेरिकी सैनिकों के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। फायरिंग शुरू होते ही काफिले के पास मौजूद लोग भागने लगे। इस दौरान भीड़ में कई बच्चे भी मौजूद थे, लेकिन सैनिकों के काफिले पर फायरिंग कर रहा आदमी नहीं रुका, जिसके बाद अमेरिकी सैनिकों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई। इससे पहले गांव से गुजर रहे काफिले को वहां के लोगों ने रोक दिया और इन सैनिकों से बहस करने लगे। थोड़ी देर बाद इन लोगों ने अमेरिकी सैनिकों पर पथराव शुरू कर दिया, जबकि एक आदमी ने काफिले में मौजूद एक गाड़ी पर आग लगाने की भी कोशिश की। हालांकि काफी देर तक चले हंगामे के बाद अमेरिकी सैनिकों का काफिला वहां से निकल गया। कोलकाता में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष आयशी घोष को कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जाने से रोक दिया गया। एक दिन पहले आयशी घोष वहां लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठनों के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची थी, लेकिन उन्हें यूनिवर्सिटी के गेट को बंद कर बाहर ही रोक दिया गया, जिसके बाद आयशी घोष वहीं पर सभा करने लगी। आयशी ने अपनी सभा में बीजेपी और आरएसएस पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। धर्मेर नामे लोकजनके डिवाइड करार चेष्टा करছে সেটা পশ্চিমবঙ্গে এই পুরো ভারতবর্ষে কিছুভাবেই আমরা সফল হতে দেব না। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बाहर सभा करने के बाद आयशी ने नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ एक रैली निकाली, जिसमें छात्रों के साथ ही लेफ्ट के कई नेता भी शामिल हुए। कोलकाता विश्वविद्यालय के दरवाजे भले ही आयशी घोष के लिए ना खुले हो, लेकिन आयशी घोष कोलकाता की सड़कों पर उतरी है। एनआरसी और सीएए के खिलाफ यहाँ पर रैली निकाली जा रही है। खुद को यूनिवर्सिटी के अंदर जाने से रोके जाने पर आयशी ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। ऐसा एक सरकार है जो बीजेपी के विरुद्ध में है, लेकिन फिर भी हर एक वॉइसेस को दबा रहे हैं। वहीं अब इस पूरे मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी और टीएमसी ने जहां आयशी घोष के बहाने लेफ्ट दलों को घेरा, तो वहीं लेफ्ट की पार्टियां आयशी के समर्थन में खड़ी नजर आईं। और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हो रहे लेफ्ट छात्र दलों के कार्यक्रम में हिस्सा लेने से आयशी घोष को रोके जाने पर उन्होंने ममता सरकार पर सवाल उठाए। सारी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट दूसरा यूनिवर्सिटी में जा सकता है। बंगाल में जमहूरियत खतरे में है। सीपीएम के आरोपों पर टीएमसी की ओर से भी कड़ा पलटवार हुआ और उन्होंने राज्य में लेफ्ट दलों की साख खिसकने का दावा किया। जेएनयू से लाके नेत्री को लेकर रैली करने पड़ता, यही हाल सीपीआई का है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी आयशी की कोलकाता आने को लेफ्ट दलों का पतन करार दिया। जिसके पास कोई नहीं है उनके साथ ऐसे ही होती है, किसी को लाके खड़ा करते हैं। जो सेलाइन में जिंदा है पार्टी, उसका क्या उम्मीद है आगे। पटना में दारोगा भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप लगाने वाले उम्मीदवारों ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग फिर की। अपनी मांग के समर्थन में इन लोगों ने बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इससे पहले 4 फरवरी को भी जांच की मांग करते हुए उम्मीदवारों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई तो वो एक बार फिर सड़कों पर उतर आए और दारोगा भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग करते हुए बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विरोध जताने के लिए प्रदर्शनकारियों ने साइंस कॉलेज से एक मार्च निकाला, जिसे पुलिस ने बैरिकेड लगाकर जेपी गोलंबर पर रोक दिया। सीबीआई जांच की मांग को लेकर दरोगा अभ्यर्थी पटना साइंस कॉलेज से हंगामा करते हुए पटना जेपी गोलंबर पर पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, हजारों की संख्या में दरोगा अभ्यर्थी यहां पर मौजूद हैं। पुलिस के रोके जाने से नाराज प्रदर्शन कर रहे लोग सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और बिहार की नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने तिरंगा ले रखा था, जबकि कुछ लोगों के हाथों में पोस्टर दिखाई दिए जिन पर दारोगा भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच कराने की मांग लिखी हुई थी। सीबीआई जांच
दरोगा में सीबीआई जांच, दरोगा में जिस प्रकार धांधली हो रहा है, हर बार धांधली होता है। यहाँ तक बिहार एसएससी का अभी तक रिजल्ट नहीं आया। नीतीश सरकार तो फेलुअर। जो भी परीक्षा बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, सब में परीक्षा लीक हो जाता, सवाल लीक हो जाता। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश करते भी दिखाई दिए। ये जुलूस धरना प्रदर्शन का अनुमति नहीं मिला है, कहीं से भी अनुमति नहीं है। चलिए हटिए आप लोग, हटिए यहाँ से। काफी देर तक समझाने के बाद भी प्रदर्शनकारी नहीं माने, जिसे देखते हुए प्रशासन ने वहां भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। लंदन कोर्ट में प्रत्यर्पण पर चल रही सुनवाई के बीच शराब कारोबारी विजय माल्या ने एक बार फिर भारतीय बैंकों से कहा कि वो पूरा का पूरा मूल कर्ज वापस करने को तैयार हैं। भारत प्रत्यर्पित करने के खिलाफ लंदन में अपनी अपील पर सुनवाई के तीसरे और अंतिम दिन माल्या ने ये बात कही। माल्या पर सरकारी बैंकों को 9,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है और ईडी को उसकी तलाश है। The CBI and the ED are going to be reasonable. It's a different story. What all they are doing to me the last 4 years I have seen is totally unreasonable. I have nothing more to say. Are you still ready to give the money back, sir? Absolutely 100%. I request the banks with folded hands, take 100% of your principal back immediately. हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में फिर बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। यहां पिछले कई घंटों से भारी बर्फबारी का दौर जारी है। इसी वजह से लाहौल स्पीति के ज्यादातर इलाके बर्फ की मोटी चादर में ढक गए। सड़कों पर करीब 1.5 फुट बर्फ की परत जमने से ट्रैफिक ठप हो गया। यही नहीं, मकानों की छतों पर भी बर्फ की मोटी परत बिछ गई और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। हालांकि भीषण ठंड में भी कुछ बच्चे स्कूल जाते दिखाई दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुजरात में जिस मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे वो अभी से सुर्खियों में बटोर रहा है। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि मोटेरा स्टेडियम पूरी दुनिया में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है और इस स्टेडियम में 1,10,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। इतना ही नहीं, करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से बने इस स्टेडियम के अंदर स्विमिंग पूल और टेनिस कोर्ट भी बनाया गया है। साथ ही इसमें रोशनी के लिए LED लाइटों का इस्तेमाल किया गया है। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन की पूर्व अध्यक्ष और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीनियर ग्रुप प्रेसिडेंट परिमल नथवानी ने बताया कि मोटेरा को सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने का सपना पीएम नरेंद्र मोदी ने उस वक्त देखा था जब वो गुजरात के सीएम थे। मोदी जी हमेशा सोचते हैं, वो बड़ा ही सोचते हैं, तो वो हिसाब से उन्होंने ये बोला कि अच्छा मेलबोर्न की कैपेसिटी क्या है, तो हमने बोला सर 90,000 कैपेसिटी है। बोला तो अपना उसके ऊपर होना चाहिए। साथ ही परिमल नथवानी ने यह भी बताया कि जिस वक्त स्टेडियम बनाया जा रहा था तो पीएम उसके हर काम पर नजर बनाए हुए थे। लोग बोलते हैं कि मेलबोर्न है, लोग भूल जाएंगे कि मोटेरा है वो मोदी जी का प्रोजेक्ट है और मैं तो कहूँगा कि ये मोदी प्रोजेक्ट मैं कहूँगा इसको कि ये जो प्रोजेक्ट है वो मोदी जी का है। इससे पहले 1 लाख लोगों की बैठने की क्षमता वाला ऑस्ट्रेलिया का मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम सबसे बड़ा था, लेकिन अब अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया। LPG सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी के खिलाफ महिला कांग्रेस ने कई शहरों में प्रदर्शन कर विरोध जताया। हालांकि मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने से दाम बढ़े और इसका दिल्ली चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन 2 दिनों तक जारी रहेगा, जिसका असर दिल्ली में भी दिखा और पेट्रोलियम मंत्रालय के बाहर महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के साथ जमकर हंगामा किया। ये लोग पेट्रोलियम मंत्री से मिलने जबरन शास्त्री भवन के अंदर जाने की कोशिश करने लगे, जिन्हें वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। इस दौरान दोनों तरफ से काफी देर तक धक्का मुक्की भी हुई। आप देख सकते हैं कि शास्त्री भवन के गेट के सामने जो है ये पूरी तरीके से बड़े बड़े कटआउट्स लेकर आए हैं, जिसमें बाकायदा उन सिलेंडर्स की कीमतों जो की बढ़ोतरी हुई है उनके दाम लिखे हुए हैं। प्रदर्शन में शामिल महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इन लोगों ने सरकार से रसोई गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दाम तुरंत वापस लेने की मांग की। दबाव बनाया जाएगा कि बड़े LPG के दामों को तुरंत वापस लिया जाए और महंगाई की इस मार से दिल्ली और देश की जनता को बचाया जाए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर भी हमला बोला, जबकि राहुल गांधी ने भी इनकी एक फोटो ट्वीट की और LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने पर स्मृति ईरानी पर तंज कसा। जबकि प्रदर्शन कर रही महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने भी स्मृति ईरानी के चुप रहने पर सवाल उठाए।
जब ये लोग ऑपोजिशन में थे, स्मृति ईरानी जी थी, बहुत चिल्लाती थी कि बहुत हुई महंगाई की मार। अब स्मृति ईरानी जी चुप क्यों है? उनको शर्म आनी चाहिए। राजस्थान के जोधपुर में भी महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने सिलेंडर की कीमत बढ़ाने का विरोध किया। इन महिलाओं ने सड़क पर बैठकर लकड़ी से जलने वाले चूल्हे पर रोटी बनाकर अनोखा प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अरे जनता क्यों चिल्ला रही है? अजमेर में भी कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर सिलेंडर की कीमत बढ़ाने का विरोध किया। घरेलू गैस की कीमतों पर कांग्रेस के प्रदर्शन के बीच वाराणसी में कुछ महिलाओं ने सिलेंडर फेंककर अनोखा प्रदर्शन किया। एक दिन पहले ही पेट्रोलियम कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाने का ऐलान किया था, जिससे नाराज कुछ महिलाओं ने अपने घरों में मौजूद सिलेंडर कूड़ेदान में फेंककर प्रदर्शन किया। नगर निगम की कूड़ा ले जाने वाली गाड़ी जैसे ही इस इलाके में पहुंची तो एक महिला ने कूड़े के साथ अपना सिलेंडर भी फेंक दिया, जिसके बाद कुछ और महिलाएं भी अपने घरों से निकली और कूड़े के साथ अपने अपने एलपीजी सिलेंडर फेंककर अनोखा प्रदर्शन किया। इन महिलाओं ने सब्जियों के बाद सिलेंडर के दाम बढ़ने पर नाराजगी जताई। पहले से ही प्याज महंगा है, हर सब्जी महंगी है, राशन महंगा है और अब सिलेंडर और महंगा हो गया है, तो अब हम उसको भरवा तो सकते नहीं है, इसलिए हमने उसे फेंक दिया। बूंदी में कलेक्टर ऑफिस के बाहर जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की गई। राजस्थान के बूंदी में एक लड़के ने कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। बताया गया कि इस लड़के ने अपने पड़ोसी के खिलाफ जबरन जमीन कब्जा करने की शिकायत की थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिहार के भागलपुर की एक महिला को यूपी के फिरोजाबाद में 50,000 रुपए में बेचने का मामला सामने आया। हालांकि पुलिस ने उस महिला को बरामद कर लिया। हाँ, ये बोल रही है हम 50,000 में खरीदे हैं। अब जो भी मामला है, अब यहाँ के लोकल पुलिस से सहयोग मिला है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली के सागरपुर इलाके में बने एक फ्लाईओवर के नीचे कुछ बदमाशों ने 2 लोगों को गोलियां मार दी। फिलहाल दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सीएए और एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन किया। साथ ही देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद शर्जील इमाम की रिहाई की मांग की। सीएए और एनआरसी और एनपीआर इसके अगेंस्ट में हम लोगों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा के लिए आज बीजेपी के सभी उम्मीदवारों की एक बैठक होगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी इलाके में बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानों के खिसकने से गंगोत्री हाईवे करीब 6 घंटे तक बंद रहा। खुदाई करने वाली मशीन से हाईवे से बर्फ को हटाया। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार के बाद आम आदमी पार्टी को उसके विकल्प के रूप में देखे जाने पर कांग्रेस भड़क गई। दिल्ली में बीजेपी की हार के बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने आम आदमी पार्टी को दिल खोलकर बधाई दी थी। लेकिन जब सवाल देश की राजनीति में विपक्ष के रूप में कांग्रेस की खाली जगह पर आम आदमी पार्टी को देखने से जुड़ा उठा तो सदा बयान देने वाले मीम अफजल के भी तेवर तल्ख हो गए। अब अगर वो आ गए हैं और उन्हें दिल्ली में सरकार बना ली है तो इतना ज़्यादा उछलने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। और पूरे देश का ख्वाब देखने से पहले अपनी छवि को पहले देश की तरह बनानी चाहिए। कांग्रेस के इन तेवरों की एक वजह दिल्ली की राजनीति में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की बढ़ती दिलचस्पी है। उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में साफ कहा कि चुनाव के बाद वो दिल्ली और अपने पति के विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय होंगी। कुछ लोगों ने अपनी बहुत छोटी छोटी उन लोगों की इश्यूज हैं जो सेटल डाउन, तो मुझे अभी ऐसे लगा कि जैसे हमने नोट भी किए थे उस टाइम ड्यूरिंग द कैंपेन, मुझे लग रहा है कि अब मुझे एटलीस्ट उन इश्यूज को तो सेटल डाउन करना चाहिए। कांग्रेस इसे दिल्ली के बाहर केजरीवाल के सक्रिय होने का संकेत मान रही है, लेकिन हार के बाद दिल्ली में भी वापसी करने की उम्मीद में कांग्रेस अभी घुटने टेकने को तैयार नहीं है। हमारे लिए संघर्ष का समय, हमें बहुत संघर्ष करना है, हम करेंगे। आम आदमी पार्टी देश की राजनीति में कांग्रेस की जगह ले सकती है या नहीं, इसे लेकर बीजेपी और उसके सहयोगियों की राय कांग्रेस जैसी ही है। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू को नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी अभी इस हैसियत में पहुंची है जिससे वो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की जगह ले सके। अपनी दलील में जेडीयू ने केजरीवाल की पार्टी की नाकामियां और उसकी कमजोरियां भी गिना दी। हरियाणा में, पंजाब में भी इन्होंने प्रयास किया था, वहाँ भी असफल रहे। यूं भी जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, चाहे मायावती हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे शरद पवार हों और चाहे ममता बनर्जी हों, वो अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की उपस्थिति पहले से ही राष्ट्रीय राजनीति में दर्ज करा चुके हैं। कुछ ऐसा ही तर्क बीजेपी का भी है, जिसने 2019 के लोकसभा चुनावों के नतीजों के आधार पर ऐसी बहस को ही खारिज कर दिया। देखिए, अगर आज लोकसभा के इलेक्शन हो तो आम आदमी पार्टी दिल्ली ही में ही एक सीट भी नहीं जीतेगी, तो विकल्प और ना विकल्प की बात मेरे ख्याल से गैर वाजिब है।
महाराष्ट्र साइबर सेल ने कोरोना वायरस के नाम पर हो रही ठगी का पर्दाफाश किया है। साइबर सेल के मुताबिक लोगों की मोबाइल और ईमेल पर कोरोना वायरस से बचने के उपायों वाला एक लिंक भेजकर उन्हें शिकार बनाया जा रहा है और इस लिंक पर क्लिक करते ही लोगों के बैंक खातों से जुड़ी जानकारी उन लोगों तक पहुंच रही है जो इस साजिश के पीछे हैं। साइबर सेल ने बताया कि कई हैकर लोगों की इस जानकारी का इस्तेमाल उनके बैंक खातों में पड़ी रकम पर सेंध लगाने में कर सकते हैं। जैसे ही इसको मैं क्लिक करता हूं तो कुछ वायरस जो है वो मेरे मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है, जिसके ज़रिए मेरे मोबाइल की पूरी एक्सेस जो है ये हैकर जो मीलों या किलोमीटर दूर बैठा है उसे उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। लोगों को भरोसे में लेने के लिए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और बड़े स्वास्थ्य संगठनों के नाम का इस्तेमाल भी उस लिंक में किया जा रहा है। जानकारियां हो, बातचीत हो, कोई भी चीज़ हो, ईमेल्स तक हो, वो सारी चीज़ें हैकर आसानी से देखता रहेगा और इसका इस्तेमाल जो है वो आपके डाटा चोरी करने के साथ साथ आपकी इंफॉर्मेशन चोरी करने के साथ साथ आपके बैंक अकाउंट पे खातों पे जो है वो डाका डालने के लिए कर सकता है। महाराष्ट्र साइबर सेल की ओर से लोगों को मोबाइल या मेल पर आए ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी। कोई एड्रेस से अगर आ रहा है तो फिर उसके ऊपर कृपया आप क्लिक ना करें। अगर आप क्लिक करोगे तो आपका जो भी डाटा स्टोर्ड है आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में तो वो चोरी हो सकता है। पंजाब के रोपड़ में सेना के एक चेतक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इस हेलीकॉप्टर में अचानक कोई तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके बाद पायलट ने हेलीकॉप्टर को एक खेत में उतार दिया। हेलीकॉप्टर के खेत में उतरने के बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई, जबकि कुछ लोग मकानों की छतों पर खड़े दिखे। बताया गया कि सेना के 3 अधिकारियों को लेकर हेलीकॉप्टर ने पटियाला से पठानकोट के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन इनमें तकनीकी खराबी आने के बाद उसे एक खेत में उतारना पड़ा। हेलीकॉप्टर में खराबी की जानकारी मिलने के कुछ देर बाद सेना का एक और हेलीकॉप्टर मदद के लिए वहां पहुंच गया, जिसके बाद तीनों अधिकारियों को ले जाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी नेताओं के जरिए दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय गोली मारो और भारत पाकिस्तान मैच जैसे दिए गए बयानों को गलत माना। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शायद पार्टी नेताओं के इस तरह के बयान भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार का एक कारण हो सकते हैं। और इन 2 दिन कोई भारत दौरे से पहले पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़ी साजिश रची। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान कश्मीर में माहौल बिगाड़ने की फिराक में है, ताकि ट्रंप के भारत दौरे के वक्त ऐसा दिखाया जा सके कि कश्मीर के लोग आर्टिकल 370 हटने से खुश नहीं हैं। और इसके लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों की एक बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और सेना के कई अधिकारी भी शामिल हुए। खबर है कि बैठक के दौरान आतंकियों को कश्मीर में बड़े हमले के आदेश दिए गए और हमले की जिम्मेदारी कश्मीर के हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को सौंपी गई। बताया गया कि ये आतंकी सुरक्षा बल के कैंपों के साथ ही आम लोगों पर भी ग्रेनेड से हमला कर सकते हैं। राजस्थान के रतनगढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई करने गई प्रशासन की टीम और वहां के कारोबारियों में बहस हुई। कारोबारियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उनकी दुकानों से जबरन सामान जब्त किया, जिससे वहां के कारोबारी गुस्से में आ गए और प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ धरने पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद पुलिस उनको समझाने पहुंची, लेकिन गुस्साए कारोबारी नहीं मानी। यह हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब प्रशासन की एक टीम वहां सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक की थैलियों में रखे सामान जब्त करने पहुंची। इस बीच एक कारोबारी की तो एक अधिकारी से बहस भी हुई। आप नहीं बताओगे ना, मैं वही तो बता रहा हूं ना। नहीं, आप जो कर रहे हो ना तानाशाही होनी चलेगी। इसके बाद जिस कारोबारी के पास भी प्लास्टिक की थैलियों में रखा सामान मिला, उसे जब्त कर लिया गया। सामान जब्त किए जाने से खफा लोगों ने काफी देर तक प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से वहाँ लंबा जैम लग गया। पुर्तगाल में सर्फिंग कर रहे एक आदमी को समंदर की लहरों में फंसने के बाद बचा लिया गया। सर्फिंग की एक प्रतियोगिता में शामिल वो आदमी समंदर में काफी दूर तक चला गया था। तभी तेज लहरों के बीच वो फंस गया और डूबने लगा। समंदर की लहरों ने उसे उठाकर कई फीट दूर पटक दिया। ये देखकर उसकी टीम का एक साथी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो भी लहरों के बीच फंस गया। हालांकि तब तक दोनों समंदर के किनारे तक पहुंच चुके थे, जिसके बाद किनारे खड़े लोग तेजी से उनको बचाने के लिए दौड़ पड़े। और इससे पहले कि समंदर की लहरें दोबारा उन्हें अपने साथ बहा ले जाती, लोगों ने उन्हें किनारे तक सुरक्षित पहुंचा दिया। बाद में दोनों को अस्पताल भिजवाया गया। नवी मुंबई में एक कंपनी में लगी आग पर काबू पाया गया। नवी मुंबई के पवने इलाके में कंपनी में आग लग गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक सरकारी गोदाम में रखे 16,000 बोरी चावल के सड़ जाने का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज रोहतक के एक थाने पहुंचे, जहां उन्होंने लापरवाही के आरोप में SHO समेत 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए। पूरी तरह से एक समानांतर थाना यहाँ पर चलाया जा रहा है।
पीएम के वाराणसी दौरे से पहले यूपी के मिर्जापुर में नक्सल प्रभावित इलाकों के जंगल में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। 16 फरवरी को पीएम मोदी के वाराणसी जाने का प्लान है। पिछले 3 दिनों से जनपद मिर्जापुर में नक्सल प्रभावित इलाकों में कामिंग की जा रही है। दिल्ली में 8 विधानसभा सीटों पर हार के कारणों की समीक्षा करने के लिए आपने बैठक की। अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में इन 8 सीटों पर ज्यादा मेहनत करने का फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के आरक्षण में बदलाव करने के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन किया। राजस्थान के सीकर में एक मकान में सिलेंडर फटने से हुए हादसे में 13 लोग बुरी तरह झुलस गए। उनमें 8 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया। और यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक मकान के बाहर कई लोग खड़े दिखाई दिए। तभी मकान के अंदर सिलेंडर जोरदार धमाके के साथ फट गया। सिलेंडर में हुए धमाके के बाद वहां धुएं का गुबार छा गया। मकान के बाहर खड़े कई लोग धमाके की वजह से वहीं सड़क पर गिर गए। सड़क से गुजर रहा एक बाइक सवार भी इसकी चपेट में आ गया। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। कई लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। इस दौरान एक आदमी मकान के अंदर से भागता हुआ निकला, जिसके सारे कपड़े फटे हुए दिखे, जबकि कुछ लोग बुरी तरह से जख्मी एक आदमी को सड़क से उठाने की कोशिश करते दिखाई दिए। नया सिलेंडर लेके आए थे, सिलेंडर लीकेज हो रहा था तो वो लाइट स्पार्किंग की वजह से वो स्फोट हो गया। इस घटना के बाद वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। फौरन सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस की टीम ने लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कोलकाता में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन गोदाम में लगी ये आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें कई फीट ऊपर तक उठती दिखाई दी। आग से निकलने वाला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। आग की इन भयंकर लपटों को देख आसपास के लोगों में चीख पुकार मच गई और वो अपनी जान बचाकर भागने लगे। लेकिन उन्हीं लोगों में कुछ ऐसे भी थे जो बाल्टियों में पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश भी करते नजर आए, पर उन्हें कामयाबी नहीं मिली। आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी 10 गाड़ियों के साथ वहां पहुंचे और आग बुझाने के काम में जुट गए। कई घंटे की मेहनत के बाद गोदाम में लगी आग बुझा ली गई। नामीबिया के एक नेशनल पार्क में एक तेंदुए और शेरनी के बीच भिड़ंत हो गई। खाने की तलाश में भटक रहा ये तेंदुआ घात लगाए बैठी शेरनी को नहीं देख पाया और वो सीधा उसके सामने पहुंच गया। दोनों की इस मुठभेड़ का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें ये तेंदुआ मस्ती के साथ आगे बढ़ता दिखा। तेंदुए को अपनी तरफ आता देख शेरनी भी घात लगाकर तैयार हो गई। हालांकि तेंदुए को उसकी मौजूदगी का पता नहीं चला और वो आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर बढ़ते ही उसका शेरनी से सामना हो गया। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। तभी तेंदुआ धीरे से पीछे की तरफ मुड़ा और भागने लगा। तेंदुए को भागता देख शेरनी ने भी उसका पीछा शुरू कर दिया। मौत को पीछे देख तेंदुआ पूरी ताकत के साथ दौड़ने लगा। कुछ दूर भागने के बाद वो जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। शिकार के हाथ से निकलने के बाद शेरनी भी वापस चली गई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक महिला को 50,000 रुपए में बिहार के भागलपुर से खरीदने का मामला सामने आया। बताया गया कि 20 दिन पहले महिला की सौतेली सास ने उसे 50,000 रुपए में फिरोजाबाद की रहने वाली एक महिला को बेच दिया था, जिसकी शिकायत मिलने पर भागलपुर और फिरोजाबाद की पुलिस हरकत में आई और छापा मारकर बेची गई महिला और उसकी बच्ची को बरामद कर लिया। बरामद कर लिए लड़की को, जिसका नाम सुनीता है उर्फ चुन्नी, और इनके साथ एक बच्ची भी है 2.5 साल की। और जो खरीदी है ये महिला है, हाँ ये बोल रही है हम 50,000 में खरीदे हैं। अब जो भी मामला है, अब यहाँ के लोकल पुलिस से हम सहयोग मिला है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मामला अब जाके थाना पे देखे जाएंगे क्या मामला है। प्रचंड बहुमत से दोबारा दिल्ली की सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली से बाहर के नेताओं को नहीं बुलाने के फैसले से कांग्रेस खुश नहीं है। आम आदमी पार्टी ने शपथ ग्रहण में दिल्ली की 2 करोड़ जनता को तो न्योता दिया, लेकिन बाहर के किसी नेता को नहीं बुलाने का फैसला लिया, जिससे कांग्रेस खुश नजर नहीं आ रही है। पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में मंत्री पीसी शर्मा ने इसे जाहिर भी किया। शपथ तो सभी लोगों को होती है, पूरे देश भर के नेता आ सकते हैं उसमें। इसमें तो कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। पहले ये माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी शपथ ग्रहण समारोह को विपक्ष की एकता दिखाने के मौके में बदल सकती है। पार्टी के ही कुछ नेता अरविंद केजरीवाल में भावी प्रधानमंत्री देखने लगे थे, जिससे इन अटकलों को और बल मिला। लोगों की बड़ी डिमांड है कि श्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में नहीं पीएम बनेंगे तो पूरी देश का भला होगा। लेकिन केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे गोपाल राय ने साफ कर दिया कि 16 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह में न कोई बाहरी होगा और न ही कोई वीवीआईपी। जनता सबको दिल्ली के लोगों को बुला रहे हैं, सारे जो चुने हुए विधायक हैं वो सारे लोग। किसी और स्टेट का कोई सीएम वगैरह नहीं, बाहर से किसी को इन्वाइट नहीं।
दिल्ली में वोटों की गिनती के दिन न्यूज 18 पर आने के बाद जो बच्चा देश भर में मशहूर हो गया, उसे अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह का न्योता खास तौर पर भेजा गया। आम आदमी पार्टी ने 1 साल के उस बच्चे को बेबी मफलर मैन का नाम दिया है। जो पहली बार दिल्ली में मतगणना के दिन सुबह सुबह सबसे पहले न्यूज 18 पर नजर आया था। न्यूज 18 पर दिखाई देने के बाद ही ये बच्चा न केवल देश भर में मशहूर हुआ, बल्कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। उस दिन बच्चे ने केजरीवाल की तरह मफलर बांधा था, आम आदमी पार्टी की टोपी पहनी थी और केजरीवाल की तरह ही नकली मूछें भी लगा रखी थी। किशोर, देखिए, माइक भी पकड़ने की जूनियर केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि मीडिया को लेकर के अभी से इस बच्चे में कहीं ना कहीं कौतूहल है। 1 साल के इस बच्चे का नाम अव्यान तोमर है, जो केजरीवाल जैसी ही वेशभूषा में अपने माता पिता और बड़ी बहन के साथ उनके घर पहुंचा था। केजरीवाल जब चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद अपने समर्थकों के बीच पहुंचे, तब भी इस बच्चे ने वहां सबका ध्यान खींचा था। आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से बच्चे की फोटो के साथ ये जानकारी ट्वीट की गई कि बेबी मफलर मैन भी शपथ ग्रहण समारोह में खास मेहमान होगा, जो इस बच्चे के माता पिता के लिए बेहद खास मौका होगा, क्योंकि 2015 में केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में वो लोग अपनी बेटी को केजरीवाल की वेशभूषा में सजा कर ले गए थे और उस वक्त की फोटो को यादगार के रूप में अपने साथ लेकर इस बार नतीजों के दिन केजरीवाल के घर पहुंचे थे। पूरी फैमिली बहुत बड़ी फैन है उनकी, और बच्चों के लिए ये भी आने वाले टाइम में बच्चे प्राउड करेंगे कि हम बिल्कुल उन्हीं की तरह बने थे, और मैं चाहती हूँ कि बड़े होकर ये दोनों बच्चे बिल्कुल। झारखंड के रामगढ़ में एक चलती कार में भीषण आग लग गई। कार में आग की ये घटना रांची पटना नेशनल हाईवे पर हुई। आग इतनी भयंकर लगी थी कि उसकी लपटों को देखकर सड़क से गुजर रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग से निकलने वाला काला धुआं आसमान में छा गया, जिसके बाद घटना वाली जगह पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आग की वजह से काफी देर तक हाईवे पर जैम भी लगा रहा। राहत की बात यह रही कि कार का मालिक इस हादसे में बाल बाल बच गया। बताया गया कि आग लगने के बाद वो अपनी कार को वहीं पर छोड़कर भाग गया। आग की खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी गाड़ी के साथ वहां पहुंचे, जिसके बाद कार में लगी आग को बुझाया जा सका। लखनऊ जिला कोर्ट में दिन दहाड़े एक वकील पर देसी बम से हमला किया गया। बताया गया कि आपसी रंजिश में इस हमले को अंजाम दिया गया, जिसमें संजीव लोधी नाम के एक वकील बाल बाल बच गए। इस हमले का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें देसी बम से हमले के बाद घटना वाली जगह पर मौजूद वकील इधर उधर भागते दिखाई दिए। बम फटते ही वहां पर धुआं फैल गया। जब तक कोई कुछ समझ पाता, तब तक बम से हमला करने वाले आरोपी वहां से निकल भागे। इस घटना का पता चलते ही वहां पर वकीलों की भीड़ जुट गई। कुछ ही देर में वहां पर भारी संख्या में पुलिस वाले भी पहुंच गए। इस घटना से नाराज वकीलों ने मीडिया के सामने नारेबाजी भी की। वकील इस हमले में बचे वकील संजीव लोधी ने अपनी जान पर खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। वो आए हैं, उन्होंने बम से हमला किया, एक बम फटा है, 2 बम अभी पड़े हुए हैं यहाँ परिसर में, मुझे सुरक्षा चाहिए। साथ ही उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस से भी की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को जल्द पकड़ने का भरोसा दिया। उन्होंने बताया है कि उसमें से 1-2 लोग वकील ही हैं और कुछ उनके साथी थे। इन्होंने ये भी बताया कि रात में इनसे कुछ इनकी हॉट टॉक भी हुई है, तो उस लाइन पे भी हम काम कर रहे हैं। कोर्ट परिसर में देसी बम से हुए हमले के बाद पुलिस ने कोई जोखिम मोल न लेते हुए फौरन डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुला लिया, जिसने कोर्ट परिसर के चप्पे चप्पे की तलाशी ली। बताया गया कि इस दौरान पुलिस को 2 जिंदा बम मिले, जिनको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। वहीं लखनऊ में हुई इस घटना पर सियासत भी शुरू हो गई और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने इस घटना के बहाने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए योगी सरकार को निशाने पर ले लिया। सरकार पर सवाल उठे तो राज्य के डिप्टी सीएम फौरन बचाव के लिए सामने आए। अपराध को रोकने के लिए सरकार की बहुत स्पष्ट मंशा है। घटनाएं हो रही हैं, लेकिन घटना के कोई भी दोषी बच नहीं पा रहे। दिल्ली के बाद